जो वर्ड है बिना कोचिंग के, हाँ मैं कहूँगी किया जा सकता है, लेकिन इसमें मैं एक दूसरा जो मैंने मतलब मुझे लगा था और उस टाइम पे मुझे ये बहुत वर्क किया था, वो मैं जोड़ना चाहूँगी कि इसमें गाइडेंस का बहुत रोल है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका मानसिक संतुलन एकदम ही इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का होना चाहिए कि आप अपने मेंटल हेल्थ, जिसको मैं कहूँगी, कि मेंटेन कर पाएँ। सर ये तो है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, सभी अपनी लाइफ में हार्डशिप्स झेलते हैं, तो उसके लिए वही है कि आप अपने आप पे भरोसा बनाए रखें। एक जो सेल्फ बिलीव होता है, आप खुद पे डाउट ना करें। जिस टाइम पूरी दुनिया आपको क्वेश्चन कर रही है, उस टाइम भी आपको अपने ऊपर ये करना है कि नहीं मैं कर लूँगी। सबसे पहले तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सपने को छोड़िए मत, क्योंकि वो आपका सपना है और आपको ही उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी और के बारे में कह रही हूँ तो आसान लगता होगा। मेरी पूरी सफलता में अगर मैं सबसे बड़ा किरदार कहूँगी सर, तो मेरी मम्मी है निश्चित रूप से। उन्होंने मतलब मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे भी थे, तब भी उन्होंने हमारे मन में बचपन से ही एक बात डाल दी थी कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो छोटे गांवों की बेटियां भी बड़े मुकाम हासिल कर सकती हैं। प्रतापगढ़ के पिपरी खालसा की रहने वाली श्वेता द्विवेदी ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। बेहद साधारण परिवार से आने वाली श्वेता द्विवेदी बिना किसी बड़े शहर और संसाधनों के अपने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस 2024 में प्रदेश में 29वीं रैंक हासिल करके पूरे जिले का मान बढ़ाया है। पिता पेशे से अधिवक्ता हैं और मां गृहिणी हैं। उनके संस्कार, मेहनत और श्वेता के आत्मविश्वास ने पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ का नाम ऊंचा कर दिया है। आज सुलभ भारत न्यूज पर हम उस संघर्ष, अनुशासन और सोच की बात करेंगे जो लाखों युवाओं, खासकर बेटियों के उस हौसले को बढ़ावा देगी जिसके आधार पर वो सपने देखें और उन सपनों को साकार कर सकें। तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान श्वेता द्विवेदी जी मौजूद हैं। सुने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, हम जानना चाहेंगे कि पिपरी खालसा जैसे छोटे से गांव से निकल करके एसडीएम पद तक पहुंचना, आपने कब यह निश्चित किया कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना है? मेरी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा यही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने कंप्लीट किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब मैं दिल्ली गई, तो दिल्ली जाने का मेरा एम ही यही था कि मुझे जैसे कि सिविल सेवा की ओर जाना है। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया और तब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। आपने अपने पहले ही प्रयास में 29वीं रैंक हासिल की यूपी पीसीएस में, तो ऐसे में आपका डेली रूटीन क्या था, पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या था? मेरा डेली रूटीन जैसे कि वही एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स का होता है वही है। मैं कोशिश करती थी जैसे कि डेली कंसिस्टेंसी से 5-6 घंटे हो जाए। हाँ, जब पेपर पास आते थे तो मैं ऑब्वियसली आप आवर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स पास है तो 10 घंटे 12 घंटे भी कभी हो गए, मेंस पास है तो 13-14 घंटे भी पेपर के जस्ट 10-15 दिन पहले वो हो जाता है। लेकिन जनरली जैसे कि ये तैयारी लंबी चलती है तो इसमें 2-2.5 साल का समय लगता है। पेपर ही 1-1.5 साल में कंप्लीट होता है। उसके पहले से आप 1 साल पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस लंबी जर्नी में यही है कि आप लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे रहिए। तो मैंने वही फॉलो किया कि मैं मतलब एवरेज हफ्ते में 6 दिन 5 से 6 घंटे पढ़ पाऊँ, और मैं संडे को मतलब ऑफ लेती थी, मतलब मैं ब्रेक लेती थी। हाँ, बहुत से अभ्यर्थी ये मानते हैं, खासकर इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बड़े एग्जाम्स हैं, कि बिना कोचिंग के सफलता, बिना बड़े शहरों के सफलता नहीं मिलती है। इस सोच को कहीं ना कहीं आपने गलत साबित किया, तो कैसे ये आप कर पाई? बिना कोचिंग के इसमें तो मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगी कि जो वर्ड है बिना कोचिंग के, हाँ मैं कहूंगी किया जा सकता है, लेकिन इसमें मैं एक दूसरा जो मैंने मतलब मुझे लगा था और उस टाइम पे मुझे ये बहुत वर्क किया था, वो मैं जोड़ना चाहूंगी कि इसमें गाइडेंस का बहुत रोल है। कि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक स्ट्रेटजी बेस्ड आप प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने उसके लिए गाइडेंस हर जगह से लिया, मतलब ऑनलाइन मैंने बहुत यूज किया कंटेंट को, हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, इन सब का मैंने फायदा उठाया। जैसे कि मैं मेंस के टाइम पे मैं ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन किया था, मैंने उसको पूरे पेपर्स में लिखती थी, लिखकर अपलोड करती थी वो, और प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैं टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने ज्वाइन की थी। तो
और इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। तो मैं ये कहूँगी कि गाइडेंस अगर आपको प्रॉपर मिल रहा है तो बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है। आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की। ऑनलाइन एजुकेशन में अगर देखा जाए फ्लो ऑफ नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज बह रहा है, तो उसमें सेलेक्टिव कैसे हुआ जाए कि हमको क्या चाहिए, क्या हम इंगल्फ करें, क्या छोड़ दें। तो बच्चे अगर जो आपको देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हो, अभ्यर्थी आपको देख रहे हो, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे सेलेक्टिव बने? हाँ सर, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं भी उस टाइम पे रहता था, यूट्यूब पे हम कोई क्लास देख रहे हैं या फिर किसी ऐप पर भी कोई क्लास हम देख रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कितना करना है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है, ये चैलेंज है। तो सर इसके लिए वही आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अपना बेस बनाएं। वो मतलब आपके लिए गीता की तरह होनी चाहिए कि आपको सिलेबस ये रहे कि हाँ, मेंस का सिलेबस पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है आयोग के द्वारा, आप उसको गो थ्रू करें, उस पर आप उसको देखें, एनालाइज करें, और उस पे बेस्ड जितने भी 5-6 साल के PYQ जो मेंस के लिए हमारे पास हैं 2018 से, और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पहले से भी PYQ हैं, तो आप उसको एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि आपकी नीड कहाँ है, आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं प्रिपरेशन में, और आपको फिर तैयारी कहाँ तक ले जानी है। फॉर एग्जांपल कि कोई सब्जेक्ट है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए अगर आपको क्लास करनी है तो क्लास करिए, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है कि अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप उसको नहीं भी कर सकते हैं, उसको आप खुद से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कम ही कंटेंट रहे, उसको बार बार रिवाइज करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैम, यूपीएससी की तैयारी की बात की जाए तो छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किताबें, टेस्ट सीरीज, रणनीति या मानसिक संतुलन? सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका मानसिक संतुलन एकदम ही इसमें बहुत ही उम्दा किस्म का होना चाहिए, कि आप अपने मेंटल हेल्थ, जिसको मैं कहूँगी, कि मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि अगर आप दिमाग से स्वस्थ हैं, जो ये बात है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये बहुत ही, इस तैयारी में आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अगर बढ़िया है तो आप अच्छा करेंगे। और इसके बाद फिर सर सारी चीज़ें आती हैं। ऑफ कोर्स हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत होती है, हमें बुक्स की भी ज़रूरत है, हमें पढ़ना भी है, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, पहले आप जो कहते हैं ना, युद्ध पहले दिमाग से खेला जाता है, तो वो सच बात है, वो मैंने फील किया है कि अगर आप खुद के दिमाग को एक मैसेज देंगे, एक टास्क देंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे इस तैयारी में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, अक्सर उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है, उनको लगता है कि हम फंस गए हैं। आपके जीवन में भी आया होगा, तो उस दौर से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला? और जो छात्र आपको देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जब ऐसा समय आए, तो उस दौर से अपने आप को कैसे बाहर निकालें? सर ये तो है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, सभी अपनी लाइफ में हार्डशिप्स झेलते हैं, तो उसके लिए वही है कि आप अपने आप पे भरोसा बनाए रखें, एक जो सेल्फ बिलीव होता है, आप खुद पे डाउट ना करें। जिस टाइम पूरी दुनिया आपको क्वेश्चन कर रही है, उस टाइम भी आपको अपने ऊपर ये करना है कि नहीं, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, अगर मैंने सोचा है तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो ये बहुत काम आता है। और इसके अलावा आप भगवान पे भी बिलीव कर सकते हैं। मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है कि जब मुझे खुद पे लो कॉन्फिडेंस फील होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, अगर मैं नहीं भी कर पाई तो मैं मेहनत कर रही हूँ, बाकी मेरे हिस्से का भगवान कर देंगे, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। जी। आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, इन तीनों चरणों में क्या क्या रणनीति, कैसे रणनीति अपनाई? खासकर आंसर राइटिंग का सेक्शन जो होता है, उसमें क्या रणनीति आपकी रही? मेरी स्टार्टिंग तैयारी मैंने प्री मेंस को एकीकृत करके ही स्टार्ट की थी, कि मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों, ताकि मेरे दिमाग में डे 1 से एक चीज़, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने इसका सिलेबस देखा पूरा सब कुछ, तो मुझे ये पता था कि इसका मेन एग्ज़ाम जो है वो मेंस का ही है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग मैंने मतलब कि पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर करे, और उसके बाद फिर जैसे जब प्री पास आता गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो MCQ बेस्ड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, टेस्ट लगाया 2 घंटे के टाइम बाउंड में, और CSAT पे भी ध्यान दिया, कि क्योंकि CSAT क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्ज़ाम में वो आप रह ना जाए कहीं, तो उसको मैंने अच्छे से ध्यान दिया। और उसके बाद जब मेंस मतलब जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, तो मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह तो पहले से ही किए थे, लेकिन आंसर राइटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैं कहूँगी टेस्ट सीरीज़ आप लिखिए, और बहुत ज़्यादा लिखिए। आप ये मत सोचिए कि गंदा आंसर है, स्टार्टिंग के आंसर मेरे खुद बहुत गंदे रहते थे, मुझे लगता था कि ये मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन ये है कि आप लिखना स्टार्ट करिए, आप खुद को मतलब वो जो बोलते हैं ना कि
उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालिए कि आप गंदा लिख रहे हैं। आप लिखना स्टार्ट करिए, बस आप कुछ मत सोचिए और प्रॉपर टेस्ट दीजिए। मैंने ऐसा भी हुआ था कि एक आध दिन कि मैंने एक ही दिन में 3 पेपर लिखे, यानी 9 घंटे प्रॉपर, कि मुझे था कि 6 घंटे तो एग्जाम में लिखना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं यहाँ पे ताकि वो हैबिट मेंटेन रहे। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और तो ये 3 घंटे जब आप 9 घंटे आप कह रही हैं, तो क्या आप बिल्कुल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप ये लिखती थी, बिल्कुल वातावरण आपका एग्जामिनेशन हॉल जैसा होता था? जी जी बिल्कुल, मतलब मैं ये था कि 3 घंटे में मुझे पेपर कंप्लीट करना है। एक पेपर जैसे वहाँ पे 3 घंटे में होता तो वैसे मैं घर पे भी करती थी, करके उसको मतलब अपलोड कर देती थी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था तो वहीं पे। आज के दौर में देखा जाए सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और आप मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं, तो खुद को आपने इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाया और जो प्रतियोगी छात्र आपको देख रहे होंगे उनके लिए क्या सजेशन होगा, कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से बचे? थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन जैसे मैं कहूँगी एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको होना नेचुरल है, मुझे भी होता था, लेकिन उसके लिए मैंने एक खुद को पॉजिटिव वो दे दिया था कि अगर मैं हफ्ते में 6 दिन अच्छे से पढ़ रही हूँ तो मैं संडे को फिर सोशल मीडिया यूज़ कर सकती हूँ। मतलब मैं सोशल मीडिया तो नहीं यूज़ करती थी, लेकिन हाँ मैं जैसे वेब सीरीज मुझे देखना पसंद है तो वो मैं था कि मैं खुद को रिवार्ड दूंगी कि हाँ ठीक है, मैंने अगर हफ्ते में पढ़ाई की है तो मैं एक दिन देख सकती हूँ, एक दिन ब्रेक मैं डिजर्व करती हूँ। तो इस तरह से तो दोनों मैनेज हो जाता था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई एज सच डिस्ट्रैक्शन की। एक साधारण परिवार से निकलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल करना ये अपने आप में प्रेरणादायक है, बड़ी उपलब्धि है। क्या इस यात्रा के दौरान कभी परिवार के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा कोई दबाव महसूस किया? मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, मैं कहूँगी मुझे सच कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। खड़े हो जाओ और आगे आओ। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि हाँ थोड़ी बहुत जैसे कि रिश्तेदार आपको कोई कुछ कह रहा है कि शादी नहीं हो रही है या लेट हो रहे हैं या ऐसा कुछ, कभी आपको कोई कहे ना भी तो इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स पे प्रेशर आ जाता है। तो मुझे लगता है उसके लिए बस आप खुद में बिलीव रखिए और खुद की मेहनत बस करते रहिए। आप मतलब ये सब मत सोचिए, क्योंकि देखिए जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप का एम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप सब जानते हैं कि कैसे आपकी दुनिया एक दिन में बदल जाती है। तो इन सबको मैटर मत करिए। हाँ बुरा लगता है उस टाइम पे तो ठीक है, तो वैसे भी लाइफ है, थोड़ा कभी उतार कभी चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जीवन में, तो उसको इसी तरह से लीजिए। इतना ध्यान नहीं देना है कि हाँ कोई कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए। जी, जो बेटियां छोटे गांव में रहकर बड़े सपने देखती हैं और अक्सर संसाधनों की कमी की वजह से डर जाती हैं, पीछे हट जाती हैं, अपने सपनों को दरकिनार कर देती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप अपना सपना मत छोड़िए किसी के लिए भी, नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, किसी के लिए भी आप अपने मतलब सपने पे गिव अप मत करिए, क्योंकि वो एट लास्ट वो आपका ड्रीम है, तो उसके लिए लड़ना आपको ही पड़ेगा। आप ही हैं एक जो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, क्योंकि कोई और चाह के भी आपकी जगह पे आपके लिए स्टैंड ले नहीं सकता है। और दूसरा मैं उनकी फैमिली को भी कहूँगी कि प्रेशर ना डालें लड़कियों पे, क्योंकि उनको पढ़ने दें, उनको माहौल प्रोवाइड करें। मुझे भी अगर ये नहीं मिलता, मेरे घर वाले मुझे नहीं पढ़ाते, नहीं बाहर भेजते, नहीं मेरे लिए इतना सब प्रोवाइड करते, तो मैं कैसे यहाँ होती। तो आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन सबको देखिए और सोचिए कि उनके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। तो मैं सारी लड़कियों के पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि उनको वो माहौल दें। अब जब आप एसडीएम बनने जा रही हैं तो समाज के प्रति या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अच्छे से ऑनेस्टी से काम करूं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उस पर मैं खरी उतरूं निश्चित रूप से। और कई फील्ड है जिन पे मैं काम करना चाहूँगी, जैसे कि हेल्थ जो सेक्टर है वो मुझे लगता है कि भारत में जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ फैसिलिटी थोड़ा उतनी अच्छे से नहीं है, तो उसमें मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। एजुकेशन सेक्टर में मतलब मुझे जो भी काम मिले शासन द्वारा मैं उसको अच्छे से पूर्ण करूँ। श्वेता जी, तैयारी के इस लंबे सफर में आपके परिवार का कितना योगदान रहा है, खासकर आपके माता पिता का कितना योगदान रहा है? सर मेरी तैयारी में मेरे माता पिता का पूरा ही योगदान रहा है। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे पूरा खुली छूट दी कि मैं अच्छे से पढूं, अपना काम करूं, मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया। और मैं मतलब हर तरीके के गांव में रही हूं, लेकिन मुझे वो सारा माहौल दिया जिसमें मैं अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके अच्छे से पढ़ पाई। तो इन सब में मेरी फैमिली का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है।
अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान परिवार और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिवार की बात करें तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार रिश्तेदारों के यहाँ कुछ फंक्शंस होते हैं या फैमिली का प्रेशर होता है कि जाना है, नहीं जाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। अक्सर बच्चे इसमें जूझते रहते हैं। खासकर हम देखते हैं इलाहाबाद और तमाम शहरों में तैयारी करने वाले लोग संबंध बहुत निभाते हैं। अपनी पढ़ाई छूट जाए लेकिन निमंत्रण में पहुंचना है, तो ऐसा ये कैसे आप मैनेज करती थी? सर इसके लिए वही है सर, आप दोनों मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ मतलब आपको लाइफ के भी हर वो अच्छे से जीने चाहिए, क्योंकि लाइफ का जो टाइम बीत जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है। बस ये है कि हम अगर हमने अपने करियर में किसी चीज़ को, अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर लिया तो उस पर हमें सर काम करना चाहिए। बाकी हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं हम। पढ़ाई के अलावा अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत जीवन में आपकी क्या रुचियां हैं? किन तरफ आप, या कुछ ऐसी हॉबीज जिसको आप फॉलो करती हो, ज्यादातर फॉलो करना पसंद करती हो? सर मैं कोरियन ड्रामा देखती हूँ। कोरियन ड्रामा? हाँ, इसके अलावा मुझे वॉकिंग पसंद है, मतलब अच्छा। मैं चलती हूँ। हाँ। क्या बचपन से ही आप पढ़ाई में टॉपर रही हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब कोई टॉपर नहीं थी। हाँ, टॉप भी किया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ मैं। तो एवरेज स्टूडेंट से प्रदेश में 29वीं रैंक, ये निरंतर मेहनत का कमाल है या एक टाइम ऑफ इंटरवल में मेहनत का कमाल है? नहीं सर, लगातार लगे रहना पड़ता है, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी की वजह से मुझे ये सफलता हासिल हुई। जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला, आप गांव में ही थी जी, उस समय परिवार का माहौल कैसा था? खासकर माता पिता की भावनाएं क्या थी? सर मैं कहूँगी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए स्पीचलेस मोमेंट था। सब लोग बहुत खुश थे और मम्मा पापा को बहुत प्राउड फील हुआ मुझ पे। बस सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। रिजल्ट आने के पहले और रिजल्ट आने के बाद, जब प्रदेश में 29वीं रैंक, श्वेता द्विवेदी जी एक नॉर्मल लड़की से अब प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के लिए चयनित हो गई हैं, इन दोनों परिस्थितियों में क्या बदला? सर बहुत कुछ बदल गया सर। पहले मैं तैयारी कर रही थी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो मेरी लाइफ में आया है। अब मैं एक जॉब में हूँ और मेरे ऊपर अब प्रशासनिक उत्तरदायित्व है, मुझे उसको निभाना है। और दूसरा सर, जब आप पे वो बेरोजगार होने का टैग जो है वो हटता है, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ का वो, मुझे लगता है, टर्निंग पॉइंट होता है। तो होपफुली ये मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट हो। लोगों का नजरिया बदला? जो लोग एक श्वेता द्विवेदी को नॉर्मल लड़की के रूप में देख रहे थे, अब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देख रहे होंगे गांव के लोग, तो क्या बदलाव, गांव के लोगों में क्या बदलाव, व्यवहार में क्या बदलाव आया? सर वो बदलाव तो आ ही जाता है लोगों के। अब आपको लोग तैयारी के पहले भी अगर आप कोई चीज़ जेन्युइन भी बोल रहे हैं तो उतना कोई में भी आपको ध्यान नहीं देता होगा। अब आप कुछ कह रहे हैं तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातों को एक क्रेडिबल वो मिल गया है, वैलिडेशन मिल जाता है। ये बड़ी बात आपने कही कि जब आप कुछ नहीं होते हैं तो आपकी सही बातों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और अब सर मुझे लगता है जो जरूरी बात है उनको तो लोग वैल्यू देते ही हैं, क्योंकि एक वैलिडेशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप सामान्य बात भी बोल रहे हैं तो उस पर भी लोग गौर करते हैं जी, कि ये कह रहे हैं। ये परिवर्तन होता है, एक पद की अपनी प्रतिष्ठा होती है। जी सर। खासकर श्वेता जी, हम आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ देखा जाए आर्थिक रूप से भी पीछे और तमाम व्यवस्थाओं में पीछे, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तमाम बेटियां, तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो आज आपको देखती हैं तो बड़ा उनके अंदर उत्साह आता है कि हम भी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं। बड़े सपनों को देखने वाले लोग जो होते हैं उनके सपने पूरे जरूर होते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो बड़े अभाव में हैं और वो अपने सपनों को तोड़ दे रही हैं। कैमरे के माध्यम से अगर उनको कुछ संदेश देना हो, उनसे कुछ कहना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सपने को छोड़िए मत, क्योंकि वो आपका सपना है और आपको ही उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी और के बारे में कह रही हूँ तो आसान लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर कोई ना कोई, अगर आप कोशिश करेंगी तो कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अपना सपना तो मत छोड़िए, मैं कहूँगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। और बाकी भगवान भी आपके साथ हैं। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो मुझे लगता है आपको एक ना एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलेगी।
आखिरी प्रश्न आपसे लेंगे हम श्वेता जी, इस पूरी सफलता के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा किरदार आपके जीवन में कौन है? सर हाँ ठीक है, आप बोलिए। कौन? मेरी पूरी सफलता में अगर मैं सबसे बड़ा किरदार कहूँगी सर तो मेरी मम्मी है, निश्चित रूप से। उन्होंने मतलब मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे भी थे तब भी उन्होंने हमारे मन में बचपन से ही एक बात डाल दी थी कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो मुझे लगता है वो जो है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके बाद फिर कोई चीज़ हमें ऐसे मैटर नहीं करती है कि मुश्किल है या कुछ है, फेल्योर्स है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हमें ये था कि बाई हुक और बाई क्रुक हमें मतलब कि ये है कि खुद के पैरों पे खड़े होना है। श्वेता जी, बीइंग अ गर्ल, आप क्या सोचती हैं कि आज के परिवेश में, आज के दौर में लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए भी, बीइंग अ गर्ल, सबसे पहले तो खुद के लिए भी, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हों। और दूसरा मैं कहूँगी देश के लिए भी ये सबसे ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश की आधी आबादी अगर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है तो सर देश का मतलब स्किल पूरा वेस्ट जा रहा है। तो अगर हम एक देश के पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो मुझे लगता है महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जिस तरीके के नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं, तमाम योजनाओं के बाद भी ग्रामीण परिवेश में हम आप रहते हैं और ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियां शिक्षा से थोड़ा सा दूर रह गई हैं। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो? सर उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़िए मत, आप उसको पूरा करिए। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक वरदान साबित हुआ है। और दूसरा सर, मैं फिर वही बात है कि मैं उनको कितना भी बोल दूंगी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलना तो उनके पेरेंट्स को है या उनकी फैमिली को है कि उन्हें ऐसा करना ही क्यों पड़ रहा है। मैं ऐसे यहाँ से बोल दूँ मत करिए, छोड़िए मत, हो जाता है, करिए, ये क्या है? उनको छोड़ना ही क्यों पड़ रहा है? एजुकेशन तो सबका अधिकार होना चाहिए। तो मेन बात यही है कि उनको छोड़ना ही ना पड़े। सबसे जो आइडियल सिचुएशन है वो हो कि उन्हें ऐसा करना ही ना पड़े, वो वजह ही ख़त्म हो जाए। पेरेंट्स उनको माहौल दें और हमारा जो सिस्टम है वो उनको माहौल दे। तो सबसे ज़्यादा मैं इस पर ध्यान मतलब फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि कोई अपनी पढ़ाई खुद से नहीं छोड़ता है सर। ये मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है कि वो खुद से ही घर बैठ जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एक बार फिर से पूरे सुलभ भारत की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो आप थी हमारे साथ श्वेता द्विवेदी जी, जिन्होंने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में प्रदेश में 29वीं रैंक हासिल करके पूरे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम बढ़ाया, मान बढ़ाया। ऐसे ही तमाम साक्षात्कार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।